अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम मिनरल्स पे बात करेंगे। मिनरल्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो आयरन एज अ मिनरल है। आयरन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिनरल्स का इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। फिर हम आयरन में से जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इसके जो एमसीक्यूज़ आते हैं और एमसीक्यूज़ आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स की दो क्लासिफिकेशन होती है, आपको पता ही होगा, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। तो पता लगाने के लिए कि कौन से मैक्रो हैं कौन से माइक्रो हैं, दो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो मिनरल्स वो हैं जिनकी डेली रिक्वायरमेंट यानी पर डे जो कंजम्पशन है वो 100 मिलीग्राम पर डे या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। और ये लेस दैन 100 मिलीग्राम होंगे पर डे। और दूसरी बात ये कि जो मैक्रो हैं इनकी प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन मोर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और इनकी लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो ये हमारे पास है, जिसकी वजह से हम क्लासीफाई करते हैं कि ये मैक्रो है या माइक्रो है। मैक्रो के अंदर आते हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम। तो जो आयरन है ये हमारे पास है माइक्रो मिनरल। इसको हम बहुत बड़ी जो है मिस्टेक करते हैं, इसको मैक्रो में लिख देते हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से, लेकिन ये आता माइक्रो मिनरल में है इस जो है वो क्लासिफिकेशन की वजह से। हम जो कैल्शियम है इसकी 800 है मिलीग्राम पर डे कंजम्पशन और इसका जो प्लाज्मा में लेवल है वो 9 से 11 है, तो ये मैक्रो है। इसी तरह मैग्नीशियम की भी 800 है, क्लोरीन की, सोडियम की, इसी तरह फास्फोरस और सल्फ़र, ये हमारे पास मैक्रो मिनरल्स हैं। इसके अलावा आयरन, सेलेनियम, क्रोमियम, जिंक और जो है मोलिब्डेनम, ये सारे जो हैं वो मैग्नीज़ माइक्रो मिनरल्स हैं, ठीक है। तो मैक्रो याद कर लें तो बाकी सारे जो रहेंगे वो माइक्रो ही हो गए ना। तो सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। फिर हम आयरन जो है वो हमारे पास पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको जो है वो हीमोग्लोबिन वाले में भी पढ़ा है, फिजियोलॉजी में ब्लड में भी पढ़ा है। तो आयरन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है वो इसकी जो है वो डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। आयरन हमारी बॉडी में जो है वो 10 मिलीग्राम होता है, ठीक है। और जो है इसका 70% जो है वो हीमोग्लोबिन में होता है और जो 5% है वो मायोग्लोबिन में होता है और बाकी जो है वो साइटोक्रोम्स वगैरह में होता है। तो इसके फंक्शंस की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आयरन है ना, इसमें आपको फंक्शंस और इसकी अब्जॉर्प्शन और डिजीज़ आनी चाहिए। फंक्शंस इसके 4 हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है वो इसका है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड फंक्शन इसका है साइटोक्रोम्स के थ्रू। साइटोक्रोम्स के अंदर जो है वो आयरन होता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर थर्ड फंक्शन जो है वो है पेरोक्सीडेज। ये हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम है जो कि फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, तो इसमें भी आयरन होता है। इसके अलावा चौथा फंक्शन जो है वो इम्यूनिटी में है आयरन का, ठीक है। ये इसके 4 फंक्शन हो गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आयरन के जो वो वाली फैक्टर्स जो कि इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं आयरन की अब्जॉर्प्शन को। तो अगर एनीमिया है उसमें आयरन की अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा एसिडिटी है, लैक्टेज वगैरह, जिसके आयरन की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ऑक्सलेट और फाइटेट वगैरह जो है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो गैस्ट्रेक्टमी हुई है या फिर कोई स्टमक प्रॉब्लम है तो आयरन की जो है वो अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये अब्जॉर्ब कैसे होती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन पे जो है वो नोट लिखने को आता होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 मेन पॉइंट्स जो हमने की पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है कि जब आयरन ने ट्रांसपोर्ट होना है यानी जब इसने ट्रैवल करना है तो ये Fe+3 फॉर्म में ट्रैवल करेगी। लेकिन जब इसने अब्जॉर्ब होना है एक सेल से दूसरे सेल में या ल्यूमिन से जो है सेल के बाहर, तो Fe+2 में अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये इसकी फेरिक फॉर्म है और ये फेरस फॉर्म है। तो सबसे पहले हम फूड में लेते हैं आयरन Fe+2 फॉर्म में।
तो अब इसने जो GIT के अंदर ट्रैवल करना है, ठीक है, तो इसने जो है वो कन्वर्ट होना पड़ेगा Fe+3 फॉर्म में। तो HCl जो है वो कन्वर्ट कर देगा इसको Fe+3 फॉर्म में, और ये फिर जो है वो ट्रैवल करके जाएगी टिल द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर इसने जो है वो अब्जॉर्ब होना है। ये फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन है, तो इसने यहाँ तक पहुँच गई है, इसने आगे जो अब्जॉर्ब होना है वो Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर अब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे विटामिन C जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा Fe+2 फॉर्म में, ठीक है। फिर अब ये अब्जॉर्ब होगी, अब इसने जब दोबारा इधर से ट्रैवल करना है तो Fe+3 फॉर्म में इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। जब इंटेस्टाइन के अंदर इसने ट्रैवल करना है, तो यहाँ पे इसको करने वाला जो है वो फेरो ऑक्सीडेज है, जो कि इसको Fe+3 में कर देगा। फिर इसने जब अब दोबारा से बाहर निकलना है इंटेस्टाइन से प्लाज्मा में जाने के लिए, तो यहाँ पे इसको जो है Fe+2 में दोबारा कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेरो रिडक्टेज, तो ये Fe+2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये कंबाइन करेगी विद ट्रांसफेरिन, तो ये कन्वर्ट एपो ट्रांसफेरिन के साथ ये कन्वर्ट होके बना देगी ट्रांसफेरिन, और ये ट्रांसफेरिन जो है वो फिर इंटेस्टाइन से चला जाएगा प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर वो चला गया है इन द फॉर्म ऑफ Fe+2 अब्सॉर्ब हो गया है। अब इसने दोबारा जब है कन्वर्ट ट्रैवल करने के लिए कन्वर्ट होना पड़ेगा Fe+3 में। तो जो प्लाज्मा के अंदर Fe+3 में कन्वर्ट करता है वो होता है फेरो रिडक्टेज, फेरो ऑक्सीडेज 2, या फिर सेरुलोप्लाज्मिन। ये हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी पढ़ा था इसके बारे में कि इसके पास फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है। तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया Fe+3 में। तो अब ये जो है वो ट्रैवल करेगी, तो या तो ये चली जाएगी, ये बस ने आगे स्टोरेज होनी है इन द लिवर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन या हीमोसिट्रिन, या ये मसल्स में यूज़ हो जाएगी। तो ये ट्रैवल कर रही है Fe+3 की फॉर्म में, लेकिन जब इसने अब लिवर के अंदर फॉर एग्जांपल जाना है तो इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा Fe+2 फॉर्म में। तो यहाँ पे फेरो रिडक्टेज इसको कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे ये जो है वो फेरेटिन के साथ कंबाइन होगी, एपो फेरेटिन के साथ कंबाइन होकर फेरेटिन बना देगी। और अगर फेरेटिन जो है वो जितनी बननी होती है उतनी बन गई, और उससे भी ज़्यादा अगर आयरन है तो वो हीमोसिट्रिन की फॉर्म में होगी। फिर अगर इसकी ये हमारे पास स्टोरेज है, और अगर इसमें यूटिलाइज़ होना है तो ये जाएगी मसल्स के अंदर। ये हमारे पास हो गया आयरन की सारी एब्जॉर्प्शन। फिर आगे हम देखते हैं आयरन की जो डिजीज़ हैं। एक और बात यहाँ पे 2-3 बातें जो रह गई वो ये हैं कि जो हमारे पास है ना ट्रांसफेरिन, ये हमारे पास 400 मिलीग्राम जो है वो आयरन को बाइंड कर सकता है टोटल, और ये हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी होती है। और जो हमारे पास फेरेटिन है, ये हमारे पास एक जो फेरेटिन है 4000 एटम्स ऑफ आयरन को बाइंड कर सकता है, तो ये टोटल 25% आयरन के साथ सैचुरेटेड होता है। और जो हीमोसिट्रिन है वो टोटल 35% आयरन के साथ सैचुरेटेड होता है। और इसके अलावा आयरन जो है वो वन वे सब्सटेंस है। वन वे सब्सटेंस का मतलब ये है कि इसकी एक्सक्रीशन नहीं होती इनटू द यूरिन। ये जितना अब्जॉर्ब होता है उतना यूटिलाइज़ होता है या स्टोर हो जाता है, जिसकी जो है वो एक्सक्रीशन नहीं होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं आयरन की डिजीज़, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसका मतलब ये है कि जो आयरन है वो अगर डेफिशिएंट है तो उसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें अंदर ही ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर फाइटेट और ऑक्सलेट वगैरह सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इनहिबिटर्स ऑफ आयरन होते हैं। दूसरी बात ये है कि वेजिटेबल्स में वैसे भी लो कंटेंट होता है आयरन का। इसके अलावा जो इसके अंदर माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होगा। माइक्रोसिटिक मतलब स्मॉल होगा, और हाइपोक्रोमिक मतलब इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होगी क्योंकि आयरन जो कम है। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए फॉलिक एसिड देते हैं विटामिन C के साथ आयरन
आयरन देते हैं विथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी। फिर हीमोसिड्रोसिस में एक्सेसिव आयरन हो जाता है इन द बॉडी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फेरेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा स्टोरेज के लिए, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। तो अगर हीमोसिड्रिन भी बहुत ज़्यादा है तो हीमोसिड्रोसिस हो जाता है, और ये उनके अंदर होता है जो ट्रांसफ्यूजन्स करवाते हैं ब्लड की बहुत ज़्यादा। फिर हमारे पास है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में होता है कि डायरेक्टली जो आयरन है वो डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर जो हीमोक्रोमेटोसिस होता है उसके साथ डायबिटीज़ मेलाइटस और सिरोसिस ऑफ द लिवर, ये दोनों चीज़ें भी होने लग जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं जब कंबाइन हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़। ये क्यों होता है ये जानना ज़रूरी नहीं है अभी, बस इतना देख लें कि ब्रॉन्ज डायबिटीज़ में 3 चीज़ें आती हैं, एक हीमोक्रोमेटोसिस, एक डायबिटीज़ मेलाइटस और एक सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो ये हमारे पास जो है आयरन जो है वो कंप्लीट हो गया है।